हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को या बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। और अगर आप टीचिंग करेंगे तो भी वो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, फिर हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर और फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और फिर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो हम मैग्नेट यूज करते हैं या फिर किसी भी स्पीकर के अंदर अपने पास जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट को किस टाइप से बनाया जाता है और फेरोमैग्नेटिज्म को किस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सी थ्योरी की हेल्प से हम यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डायामैग्नेटिज्म के ऊपर। तो डायामैग्नेटिज्म में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी, लैंगविन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो जो डायामैग्नेटिज्म नाम की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी मटेरियल कब शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। और डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप से बिहेव करता है, जब उस डायामैग्नेटिक मटेरियल को उठा के हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लाइक ऐसे मान लिया अपने पास ये एक मैग्नेट मान लिया हमने, ये अपने पास साउथ पोल है, ये अपने पास नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पे इनिशियली मान लिया अपने पास कोई भी मटेरियल नहीं है, तो नॉर्थ पोल से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो सब का सब कहाँ पे जाएगा, साउथ पोल के ऊपर जाएगा। अब मान लिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस कर दिया। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खास बात और भी है कि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई खास इंटरेस्ट दिखाने वाला है नहीं। तो ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। मींस यहाँ पे ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल क्यों करेगा। इसका रीजन ये है, जैसे ही मैं उठा के इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो बाहर के फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, इसलिए वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करना स्टार्ट कर देता। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है। दूसरा हमने बात की पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। तो पैरामैग्नेटिज्म नाम की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी मटेरियल कब शो करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस के कारण कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। अब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, नॉर्मली हम जब छोटी क्लासों में होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। साथ में फेरो की भी बात कर लेते हैं। तो पैरा में हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम ये बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने ज्यादा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा। ऐसा हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। पर ये तो बच्चों वाली बात है, अब मास्टर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो इसका जो एग्जैक्ट रीजन है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट किसके कारण आया, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आया और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस के कारण कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी, या जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो प्रॉपर्टी भी किस कारण से आती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण से आती है और जो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है उसके कारण से आती है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में यहां पे लिख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी एक ही रीजन से स्टार्ट हो रही है या एक ही रीजन के कारण दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। पैरामैग्नेटिज्म भी किस कारण से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण से जनरेट हो रहा है। जो फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो भी किस कारण से आ रही है, किसी भी मटेरियल के अंदर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मान लिया सपोज दैट मेरे पास ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है।
ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहाँ पे हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो जब हम इसके ऊपर कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एटम के, वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। रैंडमली ओरिएंटेड होने का मतलब है इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलग अलग उसमें होगी, कुछ इस टाइप से ये होंगे सब, कोई उस डायरेक्शन में, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, इस टाइप से होगा। कब, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, अब मान लिया मैंने ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन के अंदर, तो जितने भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, वो सब के सब एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन में ये सब अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड भी लिख सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है, जैसे ही मैं यहाँ से फील्ड रिमूव कर दूं, मैं मतलब हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या हुआ था, जितने भी रैंडमली डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थे वो सब के सब एक डायरेक्शन के अंदर, फील्ड की डायरेक्शन के अंदर वो अलाइन हो गए। अब जैसे ही मैं इस मटेरियल के ऊपर जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो क्या होगा, तो जैसे ही इस सब्सटेंस को उस फील्ड के अंदर से निकाला जाएगा तो ये जो सब्सटेंस है वो वापिस से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब फिर से इन कि जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगी, और इसके अंदर का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक पॉइंट और भी, जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इन दोनों का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना वैसे बड़ा डिफिकल्ट है, पर इन कैसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल फील्ड में रख के फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे ही मैं फील्ड रिमूव करता हूं तो वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड खत्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, अब हम ये बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, 11th-12th क्लास में होते हैं जब हम ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते थे हम, पर ऐसा नहीं है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मान लिया सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस टाइम का है जब तक हमने इसको किसी भी फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया है, मतलब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने कोई एक्सटर्नल फील्ड आज तक देखा ही नहीं है। ठीक है, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी हाल कुछ ऐसा ही होगा जैसे किसका था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का था। तो यहाँ इसके भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे। या फिर हम तो एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, डोमेन थ्योरी का। ठीक है, डोमेन थ्योरी के ऊपर बाद में थोड़ा सा बात करेंगे हम। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिज्म को हम डोमेन थ्योरी से ही एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। अभी इसी के ऊपर, इसी पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो मान लीजिए अपने पास क्या था, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था जिसने आज तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा था या कोई भी फील्ड नहीं देखा था। जैसे ही इसको उठा के मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो ये जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या जितने भी स्पिन है वो क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां से एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करता हूं, मतलब ये सब्सटेंस उठा के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गया, फील्ड की डायरेक्शन में। अब मैं इस सब्सटेंस को उठा के वापस फील्ड से बाहर निकाल लेता हूं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, मतलब ये जो एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, कुछ एटम फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन रह जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। हाँ, एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही फील्ड रिमूव करता हूँ तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके कुछ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले फील्ड की डायरेक्शन थी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे अपने पास स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको पेचकस बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उससे जब हम स्क्रू ड्राइवर से जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो मान लिया ये अपने पास स्क्रू ड्राइवर है जो किससे मिलकर बना हुआ, आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम किसी स्क्रू के पास उसको लेके जाते हैं स्क्रू ड्राइवर को, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। अब क्या करेंगे, अब मान लिया ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर को किसी मैग्नेट के ऊपर ऐसे रब करो थोड़ी देर तक, मतलब ये क्या है अपने पास से,
ये क्या है, अपने पास एक आयरन का स्क्रू ड्राइवर है, इसको हमने रब किया किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर इसको रब किया, मतलब इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। जैसे ही मैं इसको रब करूंगा तो क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर रब करने के बाद फिर से इस स्क्रू ड्राइवर को अगर मैं उस स्क्रू के पास लेके जाऊंगा तो ये स्क्रू को अपने अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसका ये वाला एंड मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनिशियली इनके पास कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इनका भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो रैंडमली होता है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे ही अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही मैं उसको फील्ड से बाहर निकालूंगा तो वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। हाँ, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जो मैग्नेट बनाते हैं वो ओनली ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ही क्यों बनाते हैं। तो इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा कि क्योंकि जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फील्ड में प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, उनका स्पिन फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। और जैसे ही फील्ड से बाहर निकालते हैं तो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता। अब मैग्नेट बनाते कैसे हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट किस टाइप से बनाते हैं, तो ये अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, या एक एग्जांपल और भी हम यहाँ पे दे के बता सकते हैं आपको। जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, जो सोलेनॉइड होती है, सोलेनॉइड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सोलेनॉइड क्या होती है, एक होलो पाइप होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, उसमें से करंट पास करते हैं। अब जैसे ही मैं इसके अंदर से करंट पास करूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखूंगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और फिर मैं उसको बाहर निकाल लूंगा तो यहां पे मैग्नेट बनके अपनी तैयार हो जाएगी। अब एक छोटा सा पॉइंट और रहता है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना, इसमें कंप्लीटली थ्योरी चलेगी। इसका जो मैथमेटिकल है वही जो पैरामैग्नेटिज्म का जो मैथमेटिकल था वही इसका मैथमेटिकल है, कंप्लीटली थ्योरी है। इसकी जो थ्योरी है वो आप एसओ से कर सकते हैं, मैंने भी उसी बुक से इसको कंप्लीट तैयार किया है। थोड़ा सा हमने जो पूरी बाबर है उससे मटेरियल उठाया है, और एक जेपी श्रीवास्तव की बुक है उससे भी हमने थोड़ा सा मटेरियल लिया है, और स्लाइटली सा मटेरियल हमने 12th क्लास की जो प्रदीप की बुक होती है वहाँ से उठाया है, ठीक है, सबको मिक्सअप करके यहाँ पे बता रहे हैं। पर इसका जो ज़्यादा मटेरियल है वो एसओपीएल से लिया गया है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, उसका मटेरियल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो अब एक जो पॉइंट रहता था वो पॉइंट ये था कि अपने पास ये जो मान लिया जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर जैसे ही इसका जो फील्ड है उसको मैं जैसे ही रिमूव करता हूँ तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या रेमनेंस फील्ड भी उसको बोलते हैं, ठीक। और समटाइम से रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड भी, बचा हुआ फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड मैंने क्या कर दिया, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जीरो कर दिया, फिर भी इस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ फील्ड बाकी रह जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक BH लूप लेके चलते हैं, या फिर हिस्टेरिसिस लूप भी हम उसको बोलते हैं। तो अगले सेक्शन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि BH लूप की हेल्प से और डोमेन थ्योरी की हेल्प से हम किस टाइप से जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसको किस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप के बारे में। तो हिस्टेरिसिस लूप कुछ इस टाइप से बनता है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, कुछ इस एक तरफ हम क्या लेके चलते हैं, B लेके चलते हैं, या M भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन, और इस तरफ होता है अपने पास H, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने पास 0 पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी लेके चलते हैं, ठीक है, जिसके इनिशियली जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली क्या है, यहाँ पे ओरिएंटेड है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे फील्ड अप्लाई करता जाऊँगा, मान लिया मैंने यहाँ पे फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एटम के, वो क्या हो जाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे H की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जितने भी एटम है वो क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब उसका जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में क्या होंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे कुछ ऐसे,
ठीक है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं बाहर से कितना ही जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मैं बाहर से उसको कितना ही ज़्यादा इंक्रीज कर लूँ, अब इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उनका सबका जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, वो इससे ज़्यादा अलाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब सबके सब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, मतलब उस टाइम में सैचुरेशन होगा। सैचुरेशन इन द सेंस वो सब्सटेंस उससे ज़्यादा उससे और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो इसका जो लूप है वो कुछ इस टाइप का बनता है अपने पास। एक बार मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। और कुछ इस टाइप से होता है। बाकी ऐसे होता नहीं है, ये ड्राइंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ किस टाइप से इसका कर्व बनेगा। कुछ इस टाइप से इसका कर्व जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिस्टेरिस कर्व या फिर BH लूप भी बोल सकते हैं या BH कर्व भी बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप का बनेगा। अब इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। और ये जो बुक है वो है SO पिल्ले की, ठीक है, और काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ने के लिए इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जैसे जैसे H इंक्रीज करते गए तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होता चला गया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो सैचुरेशन के ऊपर चला जाएगा, उससे और ज़्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने H यहाँ पे अप्लाई किया था, अब इस H को अगर मैं वापस 0 पे लेके जाऊँ तो वापस 0 पे लेके गया, मतलब एक्सटर्नल फील्ड हमने बिल्कुल यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, उस सब्सटेंस को उस फील्ड से ही निकाल लिया। तो ये जो एटम है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको पीछे लेके गया, इस एक्सटर्नल फील्ड को मैंने कम किया, तो ये जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लाइटली सा डीमैग्नेटाइज रहेगा। और जैसे ही मैंने फील्ड यहाँ पे 0 किया तो ये सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, इस सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, या फिर सम टाइम जो एटॉमिक होती है उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रह चुका है अब उसको 0 कैसे करें। अब यहाँ पे ये सब एटम इस डायरेक्शन, मतलब कुछ एटम इस डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं। एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, कुछ रैंडमली हैं, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या किया हमने, एक्सटर्नल फील्ड तो यहाँ पे 0 कर दिया, फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। मतलब जो अब तक तो फील्ड हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब हम फील्ड क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। जैसे ही फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ पे आके ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आके, जब मैंने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पॉइंट के ऊपर आके उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो चुका है। और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फील्ड, और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं HC। और ये क्या था, रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बोल देते हैं MN, रेमनेंस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता है अपने पास BH लूप। ये इस टाइप से ये जो कर्व है मैग्नेटाइज होने का और डीमैग्नेटाइज होने का वो इस टाइप से यहाँ पे चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे डोमेन थ्योरी का यूज करते हैं। अब डोमेन थ्योरी क्या होती है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डोमेन थ्योरी में हम क्या लेके चलते हैं, मान लिया अपने पास ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है वो इनिशियली क्या रहेगा, 0 रहेगा, पर इसके अंदर कुछ डोमेन रहेंगे। डोमेन कुछ इस टाइप से, इस टाइप से इसके अंदर क्या रहेंगे, डोमेन रहेंगे। और एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम होंगे उनका सबका स्पिन क्या होगा, या जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे उन सब का स्पिन क्या होगा, एक होगा। जैसे क्लास से टीचर जाने के बाद बच्चों का कुछ ग्रुप बनता है, उस टाइप से यहाँ पे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। और इन सब का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और वो रीजन जिसमें सब एटम की डायरेक्शन एक है उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो डोमेन थ्योरी है, डोमेन थ्योरी ये बोलती है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अलग अलग डोमेन के अंदर बटा होता है, और एक डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है, ठीक है। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालने लग जाऊँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये कैंसिल कर देगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये कैंसिल कर देगा, ऑल ओवर फील्ड, मतलब एक का डायरेक्शन कहीं ना कहीं अपवर्ड मिलेगा। तो इसमें एक डोमेन ऐसा भी मिलेगा जिसका मैग्नेटिक स्पिन डाउनवर्ड मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन डाउनवर्ड होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इसी थ्योरी का यूज करके हम फेरोमैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं।
अब ये जीरो कब आया है? ये जीरो तब आया है जब इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने कोई मैग्नेटिक फील्ड देखा ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो सब क्या हो जाएंगे, सब डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा इसके ऊपर से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्लीटली इसका जो टोटल ऑल ओवर सम है वो जीरो नहीं आएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, अगले पॉइंट के अंदर हम डोमेन थ्योरी का यूज करके और फेरोमैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि अपने पास ये डोमेन है। ठीक है, हम 4 डोमेन यहाँ पे मान के चलते हैं कुछ इस टाइप से। हाँ, इसको रीजन हमने यहाँ पे 1 बोल दिया, ये रीजन 2 हो गया अपने पास, ये 3 और ये 4। रीजन 1 के अंदर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन के जितने भी स्पिन है, वो हमने क्या मान लिया, कुछ इस टाइप से स्पिन है। और सेकंड रीजन के अंदर इस टाइप से है, थर्ड में इस टाइप से है और फोर्थ में इस टाइप से है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमने डोमेन माना है किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इसके ऊपर हम बाहर से फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही बाहर से फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो इसका देखते हैं कि ये जो डोमेन है वो किस टाइप से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट होंगी। अब हमने मान लिया कि हम जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मान लिया हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, रीजन 1 है, इस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, ये बी की डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखा थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डोमेन है उसकी अगली सिचुएशन यहाँ पे क्या होगी, इसकी अगली सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये जो डोमेन है, ये जितने भी एटम है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो रीजन है, रीजन 1 है, इसका जो स्पेस है, इसका जो रीजन है वो ज़्यादा हो जाएगा और बाकी डोमेन का रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। एक सेकेंड, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप, ये इस तरफ और ये इस तरफ फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अब यहाँ पे जो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है, अगर मैं उसको और ज़्यादा, उसकी वैल्यू और ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा, अगली सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा, ये जो अपोजिट डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के फील्ड के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने फील्ड की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे पहले से बढ़ा दी। तो अगली जो सिचुएशन है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, तो इसका भी जो स्पिन है वो अपवार्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी जो था उसका स्पिन भी क्या हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। कौन से बचेंगे अपने पास, एक तो ये बचेगा और दूसरा ये बचेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। अब अगर मैं फील्ड और ज़्यादा, मतलब एक मैक्सिमम स्टेज तक मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैक्सिमम स्टेज तक मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो कंडीशन है, ये वाली जो आया है अपने पास, जो कंडीशन आई है, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे बोल दिया ए। अब ए पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि वो जो मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है। अब मैं बाहर से कितना ही फील्ड अप्लाई कर लूँ, उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे सैचुरेशन तक जा चुका है। अब जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में था अपने पास जो मटेरियल था वो यहाँ पे था। हाँ, फर्स्ट केस कौन सा था अपने पास, ये वाला। इस केस में जो मटेरियल है BH लूप में अगर देखूँ तो अपने पास इस O पोजीशन के ऊपर था। जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई किया, फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ तक आया। ठीक है, मतलब उसका जो फर्स्ट रीजन है वो इंक्रीज यहाँ पे हो चुका था। अगर इस डायग्राम को अगर मैं BH लूप में दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया A1। ठीक है, और फील्ड अप्लाई करूँगा, और ज़्यादा फील्ड अप्लाई किया तो उसको हम यहाँ पे A2 से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा को A3 से, और मैक्सिमम को हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, A से रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब अगर हम बात करें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी ससेप्टिबिलिटी की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, मतलब M/H की बात करें, या फिर मैं लिख सकता हूँ काई M की अगर मैं बात करूँ, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर ही हमने पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जब पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक रिजल्ट निकाला था। क्या निकाला था, काई M = C/T-TC। क्या था वहाँ पे, क्यूरी कांस्टेंट था, TC क्या था, क्यूरी टेम्परेचर था। तो इन सब के इसी के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी ससेप्टिबिलिटी भी इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। और इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी आपको SOPLA से मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है तो आप मैसेज कर देना, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं इतनी सारी थ्योरी उतारूँ। तो आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस टॉपिक के। थैंक यू।